हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जानकारी हासिल करेंगे एक महत्वपूर्ण संसाधन की, जिसे कहते हैं जल संसाधन। आप सब जानते हैं कि जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और आपने स्लोगन सुना होगा, जल है तो कल है, जल ही जीवन है। क्योंकि जल हर जो जीवधारी है उसके लिए एक आवश्यक संसाधन है। जल एक प्राकृतिक संसाधन है, नवीकरणीय योग्य संसाधन है, और हमारी जो धरती है उसके 3/4 भाग पर जल है। आश्चर्यजनक बात यह है कि 3/4 भाग जल होने के बावजूद हमारी धरती पर पीने योग्य जो जल है उसकी बहुत ही कमी है। और आने वाले भविष्य में ये और अधिक होती जा रही है। उसके कई कारण हैं। जो जल है उसका जो 97% भाग है वो महासागरों में है, खारे पानी के रूप में। लवणीय जल है जिसे पीने में काम नहीं लाया जा सकता। उसके बाद जो 3% जल है वही पीने योग्य जल है। और जो 3% जो जल है उसमें भी 2.4% जो जल है वो ग्लेशियरों में बर्फ के रूप में जमा है, जैसे उत्तरी ध्रुव हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया। उसके बाद जो बचता है 0.6%, वही जल नदियों में, झीलों में, कुओं में और तालाबों में, जिसे हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से आप इसे देख लें। और एक अनुमान के अनुसार, एक जो भविष्यवाणी वैज्ञानिक के द्वारा की गई है कि सन 2025 आते-आते लगभग 20 करोड़ लोग जल की जो है नितांत कमी झेलेंगे। जल दुर्लभता। अभी आपने जाना कि जो जल जो पीने योग्य है वो हमारी धरती पर बहुत कम है, और वो भी कई कारणों से प्रदूषित होता जा रहा है। तो जो जल दुर्लभता है वो क्या है? जैसे ये देखिए, पीने योग्य जो पानी है वो बहुत कम हो रहा है। उसके लिए ये मारामारी हो रही है। कई जगह ऐसे हैं जहाँ टरकों से पानी आता है। पीने वाले जो जल की बहुत अधिक कमी है। धरती सूखती जा रही है। बहुत दूर-दूर से परिवारों को पानी लाना पड़ता है। इस तरह से ये कह सकते हैं, जल की कमी ही जल दुर्लभता है। जल दुर्लभता के कारण कि जो जल की जो कमी हो रही है वो क्या-क्या है? सबसे पहला जो कारण है वो बढ़ती हुई जनसंख्या है। क्योंकि जब देश की जो जनसंख्या वो बढ़ रही है, तो जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक जल का शोषण करना पड़ता है। दूसरा है जल का असमान वितरण। आपने देखा होगा हमारा जो देश है एक मानसूनी देश है। मानसूनी वर्षा होती है, कहीं अधिक होती है, कहीं कम होती है। कई जो क्षेत्र हैं वो शुष्क क्षेत्र हैं, जैसे राजस्थान के जो रेतीले जो भाग है वहाँ, गुजरात के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ वर्षा होती ही नहीं है या बहुत कम मात्रा में होती है। इसके अलावा जो निजी नलकूप हैं वो जो है लगातार भूमि से जल का दोहन करते हैं, और उससे भूजल का जो स्तर है वो गिर जाता है। साथ ही साथ देश में जो बढ़ता हुआ औद्योगिकीकरण है, उद्योग जो आवश्यक भी हैं, लेकिन उनमें पानी की बहुत अधिक खपत होती है। उसके कारण भी जो है
जल दुर्लभता बढ़ती जा रही है। ये देखिए, ये बढ़ती हुई जनसंख्या है। आज दुनिया में हमारा जो देश है दूसरे नंबर पर जनसंख्या वाला देश है, तो पानी की जो है अधिक जरूरत पड़ती है। शहरीकरण बढ़ता जा रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये जमीन से जो है नलकूप के द्वारा, मशीन के द्वारा जो है पानी निकाला जा रहा है, सिंचाई की जाती है। लेकिन पानी तो निकल जाता है, लेकिन उससे क्या होता है, जो जल का जो स्तर है, जो जमीन के अंदर जो जल है, भूजल है, उसका जो स्तर है वो बहुत नीचे गिर जाता है और धीरे धीरे उसकी बहुत ज्यादा कमी होती जा रही है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। बहुउद्देशीय अर्थात एक साथ बहुत सारे उद्देश्यों को पूर्ति जो योजना करती है, जो परियोजनाएं करती हैं, वो बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती हैं। और इनको नदियों पर बनाया जाता है जहाँ घाटियां होती हैं, तो इसलिए इन्हें बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहती हैं। तो नदियों में बांध बनाकर नदी घाटी परियोजनाएं बनाई जाती हैं और इनसे एक साथ कई जो उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, जैसे विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, मत्स्य पालन, नौकायन, पर्यटन। तो इस तरह की जो परियोजनाएं होती हैं, इसीलिए उन्हें बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहते हैं। जैसे बच्चों, ये हमारा टीही डैम है, तो इससे इस तरह के कई उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है, बिजली प्राप्त हो रही है, सिंचाई के लिए जल प्राप्त हो रहा है, साथ ही साथ इसमें जो है नौकायन, पर्यटन, लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। देश के कुछ प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। सबसे पहले अपने उत्तराखंड में टिहरी बांध परियोजना, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है और दुनिया के 10 सबसे बड़े बांधों में शामिल है। यह भागीरथी और भिलंगना के संगम पर बना हुआ है। इस बांध की जो ऊंचाई है वो 260.5 मीटर है। ये देखिए, भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बना हुआ है और इससे जो झील बनी हुई है उसका नाम गोविंद सागर झील है। अगला ये रिहन बांध है, ये उत्तर प्रदेश में है और रिहन नदी पर बना हुआ है और इस बांध से जो देश की सबसे बड़ी झील बनी हुई है उसका नाम गोविंद वल्लभ पंत झील है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में और महानदी पर बना हुआ है। इस बांध की जो विशेषता वो ये है, ये दुनिया का सबसे लंबा बांध है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है और गुजरात में। ये कोयना बांध महाराष्ट्र में और ये बना हुआ है कोयना नदी पर। पेरियार बांध केरल, पेरियार नदी पर ही बना हुआ है। नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है और आंध्र प्रदेश में है। अब हम इन बहुउद्देशीय नदियों से क्या लाभ और हानि है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजनाओं से क्या लाभ है, तो सबसे पहले सिंचाई एवं पेयजल की उपलब्धता इनसे होती है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, बाढ़ नियंत्रण इनसे किया जाता है, पर्यटकों की जो संख्या है वो बढ़ती है और उससे लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, मत्स्य पालन, ये आप देख सकते हैं, सिंचाई और पेयजल के लिए
इन बांधों से जल की प्राप्ति होती है, विद्युत का उत्पादन और ये पर्यटन, नौकायन। अब बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं से कुछ जो हानियां होती हैं वो क्या क्या हैं उनको जानेंगे। सबसे पहले बड़े क्षेत्र में कृषि भूमि, वनस्पति एवं जीवों के विनाश के कारण पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरा, जहाँ ये बांध बनते हैं वहाँ की जो स्थानीय जनता होती है उसे विस्थापन का जो दंश है वो झेलना पड़ता है। तीसरा जो इससे नुकसान है, जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। और अगला है, बांधों के तल पर कुछ वर्षों के बाद तलछट जमने के कारण जलीय जीवों के लिए आवास एवं भोजन की कमी हो जाती है। ये आप ये चित्र देख सकते हैं। ये जो जब टिहरी बांध बना था तो उसी जो पुरानी टिहरी का जो शहर था वो जलमग्न हो रहा है, जो घंटाघर दिख रहा है और ये जमीन ये डूब रही है। पर्यावरणविदों के द्वारा समय समय पर बड़े बांधों का विरोध हुआ है और होता रहता है, क्योंकि इससे पर्यावरण को बहुत बड़ा खतरा पैदा होता है। साथ ही साथ स्थानीय जनता को विस्थापन का जो दर्द झेलना पड़ता है उसके कारण। तो उसी में से एक आंदोलन रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है एक गैर राजनीतिक संगठन के द्वारा इसे चलाया गया, जो सरदार सरोवर बांध के विरोध में जनता के द्वारा, किसानों के द्वारा, समाज सेवी के द्वारा चलाया गया। और इस आंदोलन की जो अगुवाई है वो कर रही थी समाज सेवी पर्यावरणविद मेधा पाटेकर। इस विरोध का जो कारण है वो ये रहा है, परियोजना का पर्यावरण पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था, साथ ही साथ स्थानीय जो जनता है उनकी जो समस्याएं थी विस्थापन के कारण, उनके कारण ये आंदोलन चलाया गया। ये देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित एक चित्र, बड़ी संख्या में लोग इसमें भाग ले रहे थे। इसी के साथ हमारा जो टिहरी बांध है जो बना उसका भी बहुत बड़ा विरोध किया गया पर्यावरणविदों के द्वारा, स्थानीय जनता के द्वारा। और ये आंदोलन जो चलाया गया था वो हमारे टिहरी के पर्यावरणविद श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में चलाया गया था। और इसका भी कारण वही था, पर्यावरण को होने वाला नुकसान और साथ ही साथ विस्थापन की जो समस्या है, जो स्थानीय जनता को उसका जो दर्द झेलना पड़ता है, उसके मद्देनजर ये चित्र है, ये सुंदरलाल बहुगुणा जी और ये टिहरी बांध का जो उस समय विरोध किया जा रहा था उसका चित्र। जल संरक्षण एवं प्रबंधन। वर्तमान समय में देश व विश्व में जल की निरंतर कमी के कारण इसके संरक्षण एवं प्रबंधन करना अत्यंत आवश्यक है। भारत में इसके लिए प्राचीन काल से ही कई विधियां अपनाई जाती रही हैं। उसमें से कुछ विधियां ये हैं। ईसा से एक शताब्दी पूर्व श्रृंगवेरा इलाहाबाद के पास है ये, में गंगा की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय वृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई।
14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास में एक विशिष्ट तालाब बनवाया। कलिंग, ओडिशा, नागार्जुनकोंडा, आंध्र प्रदेश, बेन्नूर, कर्नाटक और कोल्हापुर, महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं। तो ये सारे जो कृतियां हैं जल संग्रहण के लिए, जल प्रबंधन के लिए, ये प्राचीन समय में भारत में अपनाई गई थी। जल संग्रहण देश के विभिन्न भागों में जल संग्रहण की वर्तमान समय में निम्नलिखित विधियां अपनाई जाती हैं। पहली, गुल अथवा कुल। ये देखिए, गधेरे या गाड़ जिसे कहा जाता है, उसमें किसान ये गुल या कुल बना करके अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों, विशेषकर पश्चिम हिमालय में किसान गुल अथवा कुल जैसी वाहिकाएं बनाकर नदी की धारा बदलकर खेतों में सिंचाई करते हैं। दूसरी विधि है टांका। ये विधि उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहां पानी की मात्रा बहुत कम होती है या बरसात बहुत कम होती है। अर्धशुष्क क्षेत्रों और शुष्क क्षेत्रों में पेयजल संग्रहण के लिए भूमिगत टैंक बनाए जाते हैं, जिन्हें टांका कहा जाता है। इनका आकार एक कमरे के बराबर होता है। घरों की छतों जो वर्षा जल होता है उसे पाइप द्वारा भूमिगत टैंकों में पहुंचाया जाता है, जिसे टांका कहा जाता है। और विशेषकर ये टांका की जो विधि है वो राजस्थान के कुछ जिलों जैसे बीकानेर हो गया, बाड़मेर और फलौदी, वहाँ पर ये जो वर्षा जल होता है उसके संग्रहण के लिए विधि अपनाई जाती है। उसमें जो पहली जो वर्षा होती है जिसे पालर पानी कहा जाता है, उससे पहले छतों और नालियों की सफाई की जाती है और उसके बाद का जो जल होता है उसे संग्रहित किया जाता है। उससे संबंधित ये आप चित्र देख सकते हैं। ये छतों में पाइप लगे हुए हैं और पाइप ये जमीन के अंदर जो टैंक बने हुए हैं, भूमिगत टैंक जिसे टांका कहा जाता है, उससे जुड़ा हुआ है और वहाँ वो पानी जो है एकत्रित किया जाता है। जल संग्रहण की ये तीसरी विधि है खादीन और जोहड़। ये भी हर शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, जैसे जैसलमेर जो राजस्थान का इलाका है, वहाँ पर वर्षा जल संग्रहण के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं और इन्हीं गड्ढों को खादीन और जोहड़ कहा जाता है। ये देखिए, ये गड्ढे बने हुए हैं, जब वर्षा होती है तो उसमें ये जल एकत्रित हो जाता है। ये गड्ढे बनाए जा रहे हैं। अगली जो विधि है वो बाढ़ जल वाहिकाएं। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के पानी को किसान अपने खेतों में वाहिकाएं बनाकर सिंचाई करते हैं। पांचवी जो विधि है वो है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। तो इसमें जो मेघालय है जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है, उन्हीं क्षेत्रों में नदियों और झरनों का जो जल होता है उसे बांस के पाइप बना करके वहाँ के जो किसान होते हैं वो अपने खेतों तक पहुँचाते हैं और अपने फसलों की सिंचाई करते हैं। जैसे ही आप देखिए, ये बांस से ये पाइप बने हुए हैं और वो खेतों तक पहुँचाए जाते हैं। छत वर्षा जल संग्रहण आज पूरे देश में पानी की कमी को देखते हुए इस तरीके को अपनाया जाता है। वर्षा के जल को छत में इकट्ठा करके पुनः उसे पाइप के द्वारा बने हुए टैंकों में इकट्ठा किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग में लाया जाता है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक गांव है गंडाथूर। वहाँ के ग्रामीणों ने अपने
घर में जल आवश्यकता पूर्ति, छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है और इस गांव को वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति प्राप्त हुई है। इसके अलावा तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचा का बनाना आवश्यक कर लिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अर्थात यदि वो जो है वर्षा जल संग्रहण का ढांचा तैयार नहीं करते हैं तो सरकार उन परिवारों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इस तरह से आप देखिए ये छत वर्षा जल इकट्ठा हो रहा है। वर्षा जल को इस तरह से तालाबों में इकट्ठा किया जाता है और बूंद बूंद पानी को बचा करके इसे आवश्यकता अनुसार प्रयोग में लाया जा सकता है और इससे ही हम पानी की कमी को दूर कर सकते हैं।